हेलो दोस्तों, टुडे इस सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे समांतर श्रेणी के बारे में। जैसे समांतर श्रेणी में सूची क्या होती है, पद क्या होती है, समांतर श्रेणी क्या होती है, प्रथम पद क्या होता है, सर्वांतर क्या होता है, और सर्वांतर से रिलेटेड ही हम एक नोट के बारे में पढ़ेंगे और फिर सर्वांतर का सूत्र पढ़ेंगे। एक स्लाइड में हम इतनी चीजें पढ़ेंगे, नेक्स्ट स्लाइड में हम इसके इंपॉर्टेंट और कुछ चीजें जानने की कोशिश करेंगे। देखिए, सूची क्या होती है? संख्याओं का एक निश्चित क्रम क्या कहलाता है? सूची कहलाता है। ठीक है। पद क्या होते हैं? तो इसी सूची की प्रत्येक संख्या या अंक को ही हम पद कह देते हैं। मतलब जैसे मैंने कहा कि एक निश्चित क्रम ले लो, जैसे मैंने कहा 2 4 6 8 10 और 12, इस प्रकार से कोई एक संख्या है, ये निश्चित क्रम में आ रही है। कौन सा क्रम ले रहा है? 2 में 2 जोड़ा है तो 4 हुआ, 4 में 2 6, 6 में 2 8, 8 में 2 10, 10 में 2 12, निश्चित क्रम में आ रही है। तो इनकी प्रत्येक संख्या, जैसे ये एक संख्या है, ये एक संख्या है, और अंक, इन सभी को हम लोग क्या कह देते हैं? ये भी एक पद है, ये भी एक क्या है? पद है, ये भी एक क्या है? पद है। तो ये सारी चीजें पद है। तो हम क्या लिखेंगे? सूची के प्रत्येक अंक व संख्या को क्या कहते हैं? पद कह देते हैं। अब समांतर श्रेणी क्या होती है? तो ऐसी श्रेणी जिनके दो क्रमागत पदों, अब पद समझ गए ना, ये दो क्रमागत पदों के बीच इनका अंतर, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? अंतर समान होता है, क्या कहलाती है? समांतर श्रेणी कहलाती है। परिभाषा में अभी लिखना है, किसी श्रेणी के आए क्रमागत पदों के बीच अंतर बराबर हो वह श्रेणी क्या कहलाती है? वह श्रेणी समांतर श्रेणी कहलाती है। समांतर श्रेणी कहलाती है। तो बात समझ में आई? समांतर श्रेणी क्या होती है कि नहीं समझ में आई? जब किसी श्रेणी का, जैसे यही ले लो, इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का? 2 का, इन दोनों के बीच में 2 का, इन दोनों के बीच में 2 का, इन दोनों के बीच में 2 का, इन दोनों की, तो ये एक श्रेणी कैसी श्रेणी हो जाएगी? समांतर श्रेणी। क्योंकि इनके बीच का दो क्रमागत में आए, मतलब 4 और 2 के बीच में कितने का डिफरेंस है? 2 का डिफरेंस है। इसका मतलब ये एक श्रेणी कैसी है? समांतर श्रेणी है। ठीक है। तो इसी प्रकार से सभी पदों के बीच में कितने का अंतर होगा? 2 का। अगर ये अंतर कहीं बदलता है तो श्रेणी समांतर श्रेणी नहीं रह जाएगी। समांतर श्रेणी में अंतर, जो क्रमागत पद होते हैं उनके क्रमागत होने चाहिए। वैसा नहीं है कि 2 और 6 का देखने लगो, क्रम से जो आते हैं वो वाले पद, उनके पदों का अंतर कैसा होना चाहिए? क्रमागत होना चाहिए, और उनके पदों का जो अंतर होना चाहिए वो समान होना चाहिए। बस इतना आपको ध्यान रखना है। प्रथम पद क्या होता है? तो समांतर श्रेणी का पहला पद ही प्रथम पद होता है। तो समांतर श्रेणी का प्रथम पद ही, या फिर पहला पद ले लो, पहला पद ही क्या कहलाता है? प्रथम पद कहलाता है। प्रथम पद कहलाता है। इसे हम लोग ए से डिनोट करते हैं। किसे डिनोट करते हैं? ए से डिनोट करते हैं। सर्वांतर क्या होता है? जो ये अंतर आ रहा था ना, इसी को हम लोग क्या कह देते हैं? सर्वांतर कह देते हैं। दो क्रमागत संख्याओं के बीच का अंतर ही क्या कहलाता है? सर्वांतर कहलाता है। तो क्या लिखोगे? समांतर श्रेणी में दो क्रमागत पदों के बीच का अंतर क्या कहलाता है? सर्वांतर कहलाता है। इसको हम काहे से डिनोट करते हैं? इसको हम लोग डी से डिनोट करते हैं। डिफरेंस जिसको कहते हैं, डिफरेंशिएशन क्या होता है? ये सर्वांतर होता है। ठीक है। नोट क्या होता है? अब अच्छा, सर्वांतर कैसा हो सकता है? पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, और शून्य भी हो सकता है। शून्य किस कंडीशन में होगा? जैसे मैंने कहा 2 2 2 2 2, ये भी तो एक श्रेणी है। इनके बीच में अंतर कितने कितने का है? 0 0 का है। तो सर्वांतर कैसा हो सकता है हमारा? सर्वांतर शून्य भी हो सकता है, धनात्मक भी हो सकता है, और ऋणात्मक भी हो सकता है। ठीक है। अब इसका सूत्र अगर मैं बात करूं तो डी बराबर क्या हो जाएगा? डी बराबर हमारा क्या होगा? तो डी बराबर हो जाएगा ए एन माइनस ए एन माइनस 1। ये सब क्या है अभी नेक्स्ट स्लाइड में आपको समझ में आएगा। इतना हो गया। अब नेक्स्ट स्लाइड में इसके कुछ क्वेश्चन को हम, कुछ सूत्रों को हम और अभी बताते हैं आपको। चलिए दोस्तों, अब हम लोग बात करते हैं समांतर श्रेणी के व्यापक रूप। व्यापक रूप क्या होता है? ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, इसी तरीके से चलता हुआ चल जाएगा ए प्लस एन प्लस 1 अपॉन डी। ये हो जाएगा। ठीक है। समझ में आई बात? अब आपसे कहा जाए समांतर श्रेणी का एनवा पद, तो ए एन अगर हमें निकालना हो, एन की जगह 1 2 3 कुछ भी हो सकता है, तो फॉर्मूला हो जाता है ए एन माइनस 1 अपॉन डी। एक ये फॉर्मूला हो जाता है। अगर ए एन को हम अंतिम पद मान लें, इसको क्या मान लें? अंतिम पद। तो जब ये अंतिम पद हो जाता है तो इसी को हम लोग एल से डिनोट कर देते हैं। तो एक नया फॉर्मूला बन जाता है एल बराबर ए प्लस एन माइनस 1 अपॉन डी। बात समझ में आई आपको कि नहीं समझ में आई? ठीक है। ये नोट ही है, ये नोट है। ठीक है। तो इसको हटा दिया। अब समांतर श्रेणी का एनवा पद दो बार लिख दिए। चलो यही फॉर्मूला लिख देना, ए की पावर एन ए प्लस एन माइनस 1 अपॉन 1 डी। ठीक है। यही फॉर्मूला है। ठीक है। दो बार लिख दिया था। अब यदि अंतिम पद एल दिया हो तो ये वाला फॉर्मूला लिख देना, एल बराबर ए प्लस एन माइनस 1 अपॉन 1 इंटू डी। समांतर श्रेणी के एन पदों का योगफल कभी कभी पूछ लेता है। क्या पूछ लेता है? जैसे पद दिए कि इनका योगफल क्या होता है, तो इनका योग का फॉर्मूला होता है एस एन अपॉन 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी।
एक फॉर्मूला और होता है जब हमें अंतिम पद दिया हो तो s बराबर n अपॉन 2 a प्लस एल, ये एक फॉर्मूला होता है जब हमें क्या दिया गया हो, अंतिम पद l दिया गया हो, ठीक है। प्रथम n धनात्मक पूर्णांकों का योग कितना हो जाएगा, तो आपको ये पता होगा एस एन बराबर होता है n प्लस 1 अपॉन 2, एन स्क्वायर हो जाए तो n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6, और क्यूब का फॉर्मूला हो जाता है n प्लस 1 अपॉन 2 का होल, ठीक है। तो ये समांतर श्रेणी में इतने फॉर्मूले आपको क्या होने चाहिए, लर्न होने चाहिए, और शायद कोई चीज इसमें बची नहीं है, जो था मैंने इसमें बता दिया है, ठीक है। तो इतना ही आपके लिए है, इसको बार बार रिवाइज करते रहिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। चलिए इसको नोट कर लीजिए। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे तो है ना? ध्यान तो रखते हैं ना आप अपना, किसी और के भरोसे तो नहीं छोड़ा है आपने। चलिए अब आज हम लोगों को क्या पढ़ना है, आज हमारी जो प्रश्नावली है 1.2 है। 1.2 का पहला क्वेश्चन है कि अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करो, या सिद्ध करो कि अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। देखो, अब हमें इस प्रकार के सवालों को करने से पहले बेसिक चीजें पता होनी चाहिए। कैसी चीजें पता होनी चाहिए? बेसिक। अब बेसिक में बहुत सारी चीजें आती है। अब समझना है, जैसे मैं आपसे कहूं कि 25 अगर 5 से विभाजित है, जाहिर सी बात आपको दिख रहा है कि 25 5 से विभाजित है। अगर 25 को ही मैं ऐसे भी लिख दूं 5 गुणे 5 ऐसे लिख दूं तो कोई दिक्कत? जब ये प्रॉपरली एक संख्या थी तब भी 5 से विभाजित हो रही थी कि नहीं हो रही थी? अब अगर मैं इसका एक नंबर उठा लूं यहां से तो ये भी तो 5 से विभाजित होगा, तो 1 आएगा। और जब कटेगा तो कुछ ना कुछ हमारा भागफल आता है कि नहीं आता है? अब बात समझना, अगर इसी को मैं एक्स स्क्वायर अपॉन 5 लिख दूं, मैं कह दूं अपनी तरफ से कि जो भी x का मान है वो 5 से पूर्णतः विभाजित है। अगर x स्क्वायर का मान 5 से विभाजित है तो क्या मैं ये कह सकता हूं क्या कि x स्क्वायर को x अपॉन x लिखने के बाद ये, तो क्या मैं ये कह सकता हूं क्या कि x भी 5 से विभाजित होगा? सेम ऊपर वाले कॉन्सेप्ट पे अगर मैं आपको समझाऊं क्या, जैसे मैंने कहा, समझना एक चीज और, जैसे मैंने कहा कि 49 अगर 7 से विभाजित है तो 49 को ही हम लोग कैसे लिख सकते हैं? 7 गुणे 7। ये वर्ग होना चाहिए किसी संख्या का, विदाउट वर्ग मत लगा देना, ठीक है। वर्ग जैसे 49 है, 25 है, 9 है, 16 है, आपका 81 है, ये जो वर्ग होते हैं उनपे, ठीक है। तो क्या आप एक बात बताओ, क्या 7 से 7 में विभाजित होगा? ऐसी बातें होगा। समझ में आ रहा है कुछ? इसी कॉन्सेप्ट में मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि अगर a स्क्वायर 3 से विभाजित है तो क्या a 3 से भी विभाजित होगा कि नहीं होगा? और जब मैं इसको काटूंगा तो कुछ ना कुछ हमें क्या भागफल भी मिलेगा, ठीक है। ये सारी चीजें तो आपको पता है ना। अब यही सारे कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में लगेंगे, इसलिए मैंने थोड़ा सा रेफरेंस आपको दिया है कि आप रेफरेंस से इसको समझो। अब देखना, आप जब ये क्वेश्चन समझाएंगे तो आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा। देखो, अब हमें तो ये बताया गया है बचपन से कि अंडर रूट 5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, मतलब इसको हम p अपॉन q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। अब या तो आप देखो, या तो आप इसको ऐसे सिद्ध करो कि आपके पास कैलकुलेटर होना चाहिए जिसमें से अंडर रूट 5 का मान निकाल लो आप। अब अंडर रूट 5 का मान निकालोगे तो वो अनंत तक बढ़ता हुआ चला जाएगा, जैसे पाई का मान जाता है। तो जब अनंत तक कोई मान भगता है तो उसको p अपॉन q के रूप में हम लोग डिनोट नहीं कर सकते हैं, उसको डिनोट नहीं कर सकते। या तो आप ऐसे करो, लेकिन पेपर में तो बार तब लगाएंगे ना जब एक ही दशमलव के बाद कोई अंक रिपीट होएगा। अंडर रूट 5 में कोई भी अंक रिपीट नहीं होगा, आपको पता होगा। रैंडम संख्याएं आएंगी जिनमें हम बार का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, बार का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। तो अब हमें इसको किस प्रकार से सॉल्व करना है, क्योंकि परीक्षा हॉल में ना तो हमारे पास तो कोई कैलकुलेटर होगा नहीं, हमें मैथमेटिक्स का प्रयोग करके इसको सॉल्व करना है कि ये एक अपरिमेय संख्या है। समझ में आई बात? तो इसको कैसे करेंगे, तो हम लोग एक एज्यूम कर लेते हैं, क्योंकि इस देखो अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या सब कोई जानता है, लेकिन इसको सिद्ध करने के लिए हम अपने मन में मान लेते हैं कि अंडर रूट 5 एक परिमेय संख्या है। अगर हम, जैसे जो मैंने कहा, अगर मैं अपने आप को गलत साबित कर दूं तो जाहिर सी बात है जो बुक कह रही है वो सही होगा। बात समझना, देखो मेरी बात, पहले मेरी बात बहुत अच्छे से समझो। मैं इसका जस्ट विपरीत, जैसे किताब ने हमसे कहा कि अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, बस इसको पढ़ो, सिद्ध करने का छोड़ दो। नहीं, मैं कह दूं, मैं किताब से बहस कर जाऊं, समझो कि नहीं, ऐसा करते हैं कि अंडर रूट 5 एक परिमेय संख्या है। मेरे अकॉर्डिंग किताब क्या कह रही है? अपरिमेय संख्या। अगर मैंने इसको परिमेय संख्या माना और मेरी बात को किसी ने खारिज कर दिया कि नहीं आप ये गलत कह रहे हो, तो इसका मतलब ये जाहिर सी बात है जो सामने वाला इंसान कह रहा होगा वो सच है। जैसे अगर आपसे सीधी सिंपल सी बात कही जाए तो एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझ लोगे तो बाकी क्वेश्चन आपको बिल्कुल रद्दी के भाव लगने लगेंगे, क्वेश्चन आ जाएगा। जैसे मैंने कहा कि ये एक मार्कर है,
राशि ने कहा या फिर राशि बोले कि भैया ये एक मार्कर है, मैंने कहा नहीं ये एक पेन है, तो या तो राशि अपनी बात को सिद्ध करे कि ये एक मार्कर है, या तो मेरी बात को गलत सिद्ध कर दे। दोनों से ये तय हो जाएगा कि तुम सही हो, या तो तुम अपनी बात को सही कर दो या मेरी बात को गलत कर दो कि ये पेन नहीं है, तो अपने आप तुम सही हो जाओगे, क्योंकि इसकी दो ही पॉसिबिलिटी है, या तो ये पेन होगा या तो ये मार्कर होगा। या तो तुम अपनी बात को सिद्ध करो या तो मेरी बात को गलत साबित करो। तो मैं किताब की बात को तो भाई नहीं कह सकता, मैं अपने से मान लेता हूं कि ये एक कैसी संख्या परिमेय। अगर मैं परिमेय संख्या मानूं और मैं किसी हिसाब से इसको तोड़ मरोड़ के अपनी ही बात को गलत साबित कर दूं, तो इसका मतलब जाहिर सी बात है जो किताब कह रही होगी अपने आप प्रूव होगा ही। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? तो अब मैं अपने आप से इसको मानता हूं कि नहीं, किताब जो कह रही है वो गलत है, मैं कह रहा हूं कि √5 एक परिमेय संख्या है, मैंने अपने आप से एज्यूम कर लिया। तो करते हैं, √5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या। अच्छा एक बात मुझे ये बताओ, परिमेय और अपरिमेय का कॉन्सेप्ट आपको पता है कि नहीं, ये बताओ। जिसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं वो परिमेय, जिसको नहीं लिख सकते अपरिमेय। अब बात समझना, अगर किताब ने हमसे कहा कि √ अपरिमेय है तो इसको P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, मैंने जस्ट किताब का उल्टा कह दिया कि नहीं नहीं ये एक परिमेय संख्या है, तो इसका मतलब जाहिर सी बात है इसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं, AB के रूप में लिख सकते हैं, मतलब अंश और हर, नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर के रूप में हम लिख सकते हैं। तो भैया अगर मैंने इसको कहा है तो किसी आधार से कहा होगा कि ये परिमेय संख्या है, तो इसको लिखना भी तो पड़ेगा P/Q के रूप में। तो मैं अपनी तरफ से मान लेता हूं कि इसका नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर क्या है, मैं मान लेता हूं कि ये √5 का नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर कितना है, A और B। ठीक है, अब एक बात समझना, A और B में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता है परिमेय संख्या में, मतलब नहीं समझे आप? जैसे मैंने आपसे कहा कि 24 और 16 ले लो, मैंने जो आपसे बात कही कि A/B ये भी एक परिमेय संख्या है, मैंने जो माना ये भी एक परिमेय संख्या। अंतर दोनों में क्या है कि इनकी उभयनिष्ठ कॉमन है, कौन कौन कॉमन है, 2 और 4, या फिर सीधा सीधा बड़ा ले लेते 4 कॉमन है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 4 गुणे 6, इसको 4 गुणे 4, या फिर 8 भी तो ले सकते हैं हम लोग, 8 3 का 24, 8 दूनी 16। तो ये जो उभयनिष्ठ कॉमन है 8 कॉमन है, तो इस 8 को हम लोग नहीं लेंगे, यहीं से हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व होगा, यहीं से क्वेश्चन क्या होगा, सॉल्व होगा। हमने जो A/B लिया है इसमें कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, क्यों? क्योंकि मैंने अपने हिसाब से माना हुआ है, तो कंडीशन रख सकते हैं कि नहीं कि भैया इनमें कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, यहीं से हमारा ये सवाल सिद्ध होगा। ठीक है, तो हम क्वेश्चन में क्या लिखेंगे, A,B पूर्णांक नंबर है, पूर्णांक संख्या है, संख्या पूर्णांक संख्या समझते हो, जिसमें दशमलव ना आए, जिसका ये क्या हो, हर वन हो, P/Q के रूप में लिखा जाए। मैंने पूर्णांक संख्या की परिभाषा क्या दिखाई दी, ऐसी संख्या जो P/Q के रूप में लिखी जाए तथा जिनका Q बराबर 1 हो, Q बराबर 1 हो मतलब नीचे वाला पार्ट क्या हो, 1 हो, तो ऊपर वाला ही बचेगा। जैसे मैंने आपसे कहा कि 27/4 ये एक परिमेय संख्या, ये पूर्णांक नंबर नहीं है। अगर इसी को मैं नीचे कर दूं 1, तो 1 को तो लिखते नहीं है, तो ये 25 हो जाएगा। अब ये क्या है, एक पूर्णांक नंबर है। तो बात समझ में आई ना, पूर्णांक नंबर क्या होते हैं, जिनका हर एक हो। तो हमने क्या लिखा है, A,B पूर्णांक नंबर है तथा A,B में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, गुणनखंड नहीं है। इसमें बेटा इंक नहीं डाली थी क्या, उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। यहां तक बात समझ में आई? अगर उभयनिष्ठ गुणनखंड है तो फिर हम इसको सिद्ध नहीं कर सकते, जब मैंने अपने हिसाब से माना है जाहिर सी बात है इसमें कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा। यहां तक बात समझ में आई? अब सोचो, जो हमने ये लाइन लिखी है ना, बाकी सारा काम हमारा इसी लाइन से हो जाएगा। हमने अपनी तरफ से माना था कि भैया ये P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, या A/B के रूप में लिखा जा सकता है, मतलब ये परिमेय संख्या है, मैंने माना था। मैंने उसमें से एक कॉलम डाल दिया कंडीशंस का। कैसा कंडीशन, कि A और B में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। तो डायरेक्टली तो हम परिमेय अपरिमेय किसी चीज को सिद्ध कर नहीं सकते। जो मैंने नीचे जिस आधार पे कहा था कि ये परिमेय संख्या है, उस आधार पे मैंने एक कॉलम डाल दिया, एक कंडीशन, एक शर्त रख दी कि इन दोनों में कोई उभयनिष्ठ कॉमन नहीं, उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। अब हम इसको सॉल्व करते करते ऐसा सिद्ध कर दे कि इन दोनों में कोई एक उभयनिष्ठ कॉमन आ जाए, तो ये बात हमारी गलत साबित हो गई।
अगर ये हमारी गलत साबित होगी तो ये गलत साबित होगी, जब ये गलत साबित होगी तो वो सही हो जाएगा, तो सिद्ध हो जाएगी। बात नहीं समझ में आ रही जो मैं आपसे कहना चाह रहा हूं? मतलब किसी हिसाब से मैं ए और बी इन दोनों में एक उभयनिष्ठ गुणनखंड ले लूं, वो कुछ भी हो सकता है, अगर वो मैं प्राप्त कर पा गया तो मेरी ये बात गलत होगी, इसके आधार पर मैं ये बात गलत करूंगा और इसके आधार पर ये बात सही होगी। यहां तक बात समझ में? अब आइए समझते हैं। अब दोनों पक्षों को क्या करेंगे, अब इसमें इसको सॉल्व करते हैं, जो इक्वेशन हमने बनाई है इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो इसमें सॉल्व करने का सबसे ज्यादा जो अटपटा मुझे लग रहा है ये √5 है। सबसे पहले इसी को हटाओ क्योंकि ये दिक्कत दे रहा है, क्योंकि अंडर में किसी भी संख्या को सॉल्व हम नहीं कर सकते हैं, नॉर्मल नंबर होगा तब हम उसमें दिमाग लगाएंगे। तो सबसे पहले तो इसी को सॉल्व करो। तो क्या करेंगे, दोनों पक्षों में क्या लिखेंगे, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर या दोनों पक्षों का वर्ग करने पे, का वर्ग करने पर जब हम इन दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे तो √5 का भी तो वर्ग होगा और इधर a/b का भी वर्ग होगा। तो √5 का वर्ग होगा तो √5 का वर्ग क्या बाहर निकल के आएगा, 5 बाहर निकल के आएगा। मैंने आपसे बताया था अंडर का मतलब क्या होता है, पावर 1/2 इसका वर्ग है ना, इसी को तो सॉल्व करना है, समझना अब इसको कैसे सॉल्व करना। इसका मतलब क्या होता है, 5 की पावर 1/2 की पावर कितना आप लोगों ने माना है, तो घात के ऊपर घात का क्या होता है, गुणा। जब घात के ऊपर घात का गुणा करेंगे तो 1/2 गुणे 2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ये इससे कट जाएगा। 5 की पावर 1 का मतलब क्या होगा, 5। मतलब इनडायरेक्टली हम इसको डायरेक्ट क्या बोल सकते हैं, 5 निकल के बाहर आएगा कि नहीं आएगा। ये सब बार बार नहीं बताएंगे, एक बार डिटेल बता दिया है। अब इसको निकालो 5, इधर क्या होगा a² / b²। बात नहीं समझ में आगे कि नहीं आगे, अब समझना। अब यहां से किसी एक चीज का मान निकालो, फिक्स चीज का। किसका, मैंने कहा कि b² को इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, तो b² बराबर क्या होगा, a² / 5 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब बात को यहीं से बहुत गौर से समझना, ये बराबर लगा हुआ है, इधर b² है, इधर a² बराबर अपॉन 5 है, मतलब ये दोनों इक्वल है। इधर भी जो भी मान होगा, मुझे नहीं पता क्या है, मैंने माना है, एज्यूम किया है, इधर जो भी मान होगा इधर के मान से बराबर होगा। मतलब ये जो बटे में है कहीं ना कहीं a² को काट रहा होगा कि नहीं काट रहा होगा, ये बताओ। जब तक ये a² को काटेगा नहीं तब तक ये b के जो भी समथिंग वैल्यू होगी उसके बराबर तो नहीं आएगा। बात नहीं समझ में आ रही है अभी आप, मतलब कहने का कि देखो यहां पे कोई बटे का चिन्ह नहीं है और दोनों में बराबर का चिन्ह लगा हुआ है, मतलब दोनों पक्ष कहीं ना कहीं क्या है, बराबर है। तो ये नीचे 5 क्या कर रहा है, जाहिर सी बात है 5 a को काटेगा तभी यहां से 5 हटेगा, तब दोनों इक्वल आएंगे। तो अगर 5 a² को काट रहा है तो जाहिर सी बात है a² को 5 काटेगा, मतलब विभाजित करेगा। तो मैंने वो कॉन्सेप्ट अभी आपको समझाया था कि नहीं समझाया था, x² बराबर बटे 5 वाला। अगर ये a², अगर सुनो मेरी बात, देखो अगर ये a² 5 को काट रहा है, ये सॉरी 5 a² को काट रहा है तो a को भी तो 5 काटेगा कि नहीं काटेगा, अभी मैंने बताया था, जस्ट समझना। अब यही समझो, यदि इसको समीकरण 1 डालना हो, मैंने डाल दिया, यदि a² कॉमा ऐसे नहीं, यदि 5 a² को अपूर्णता विभाजित करेगा, दशमलव में तो लेके नहीं आएगा क्योंकि वर्ग में दोनों संख्या है, वर्ग में दशमलव होता नहीं है, तो ये जाहिर सी बात है पूर्णता विभाजित करेगा। यदि 5 a को विभाजित करे, विभाजित करेगा तो a भी 5 से विभाजित होगा, विभाजित होगा। ये बात मुझे बताओ आप समझ में आई कि नहीं। अगर a² बटे 5 पूर्णता 5 से, मतलब a² 5 से पूरा पूरा विभाजित है तो a भी 5 से पूरा पूरा विभाजित होगा, तो क्या इसको मैं ऐसे डिनोट कर सकता हूं क्या, अगर a 5 से पूर्णता विभाजित है तो जब हम इसको कुछ काटेंगे तो कोई ना कोई नंबर आएगा कि नहीं आएगा। तो वो मुझे नंबर नहीं पता, उसको भी हमें क्या करना पड़ेगा, एज्यूम करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। तो हम क्या मान ले, उसकी जगह पे x मान ले कि इसको सॉल्व करने के बाद क्या आएगा, x आएगा। अब 5 को इधर भेजो, जब 5 को आप इधर भेजोगे तो क्या आएगा, a बराबर 5x आ गया। अब दोनों पक्षों का वर्ग कर दो, जैसे हमने वहां पे किया था, दोनों पक्षों का क्या किया था हम लोगों ने, वर्ग किया था। तो लिखो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, वर्ग
करने पर जब हम दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो ए स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 25x²। क्या यहां तक बात समझ में आई कि नहीं है? समझ में आई बात कि नहीं आई? 5 का वर्ग के ए का स्क्वायर के ए स्क्वायर हो गया, 5 का स्क्वायर 25, एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अरे यार दोनों का करोगे ना भाई, 5 का करोगे तो 5 स्क्वायर 25 आ गया, एक्स का एक्स में भी तो गुणा करोगे, एक्स का 2 बार। भाई पावर 2 का मतलब क्या होता है? पावर का 2 का मतलब तो यही होता है ना आपका कि हम 2 बार उसका क्या करेंगे, गुणा करेंगे। ठीक है, ठीक है, समझ में आई बात कि नहीं आई आपको? यहां तक आप मुझे बात बताओ। अब इसको समीकरण क्या मान लो, समीकरण 2। अब जो ए स्क्वायर यहां पे भी था ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर की जगह क्या ये मान रख सकते हैं समीकरण 1 में, समीकरण या फिर समीकरण 1 में 2 का मान रखने पर। ठीक है, ये समीकरण 1 या 2 से सीधा सी बात, समीकरण 1 व 2 से। अब आपको ये समझ में आ रहा होगा कि बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर अपॉन 5 था, ये पहला समीकरण था। ए स्क्वायर का मान रखेंगे, कितना रखेंगे, ए स्क्वायर बराबर क्या है 25x², तो बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 25x² अपॉन 5 हो जाएगा। कि यहां तक बात समझ में आई कि नहीं है? सिंपल सा, हमने कुछ नहीं किया, इसकी जगह पे ये लिख दिया। भाई दोनों चीजें बराबर ही है तो चाहिए लिखो, चाहिए लिखो, बात तो वही है। हमने किसको लिख दिया, इसको लिख दिया। अब इसको काटो, 5 आ जाएगा। अब 5 को इधर लेके आओगे तो बी स्क्वायर बराबर 5 अपॉन x²। देखो यही सेम इक्वेशन बन के आ गई। कौन सा कॉन्सेप्ट हमने लगाया था, यदि 5 बी स्क्वायर को विभाजित करेगा तभी तो एक्स स्क्वायर आएगा, जैसे यहाँ पे हो रहा था। ए स्क्वायर को 5 विभाजित कर रहा था तभी बी स्क्वायर आ रहा था, यहाँ पर भी बी स्क्वायर को 5 विभाजित करेगा तो एक्स स्क्वायर आएगा, मतलब समथिंग वैल्यू आएगी। तो जाहिर सी बात है कि अगर बी स्क्वायर या फिर 5 जो है बी स्क्वायर को पूर्णता विभाजित कर रहा है तो बी को भी पूर्णता विभाजित करेगा कि नहीं करेगा? तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, यही सेम लिखेंगे, यदि यदि 5 बी स्क्वायर को विभाजित करता है तो निश्चित ही 5 बी को भी विभाजित करेगा, बी को भी विभाजित करेगा। अब समझ में आया क्या? यहां तक बात समझ में? ये सेकंड था। अब समझो मेरी बात को। अब इन्हीं दो जो मैंने यहां पे लिखा है कंक्लूजन, इसी से हमारा काम हो जाएगा। देखो ये जो 5 था वो ए को भी विभाजित कर रहा था, ये जो 5 था वो बी को भी विभाजित कर रहा था, मतलब कहीं ना कहीं 5 में भी ए छुपा हुआ तभी तो कटेगा। जैसे मैं कहूं कि 15 5 से विभाजित है, ये वाली लाइन को लो, 15 5 से विभाजित है, और मैं कह दूं नहीं 35 भी 5 से विभाजित है, ये वाला इक्वेशन ले लो। तो इन दोनों में 5 छुपा हुआ है कि नहीं छुपा हुआ, छुपा हुआ है कि नहीं छुपा हुआ है? बात समझना, अगर ये भाई 5 अगर छुपा ना होता तो विभाजित कैसे करता, ए में अगर 5 ना होता तो 5 को ए को विभाजित कैसे करता? भाई 5 होना भी तो चाहिए मल्टीपल में। बात नहीं समझ में आ रही है भाई? जैसे मैंने आपसे कहा इसको गौर से समझो, बस यहीं से थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बचा, बाकी हमारा क्वेश्चन हो गया सॉल्व। बस इतना ही करना है हम लोगों को, रटना नहीं है। देखो इस चीज को समझो, मैं एक बार और इसको समझा दूंगा, थोड़ा सा क्रिटिकल है चीजें। बस आपको कुछ नहीं करना, 2 बार वर्ग करना है। अगर सिंपली मैं आपसे बोलूं, अगर मैं रटाने की कोशिश करूं तो बेटा एक बार यहाँ पे वर्क कर देना और एक यहाँ पे वर्क कर देना, बस। फिर दोनों को कंपेयर करा के थ्योरी रट लो, जो भी क्वेश्चन है ऐसा लिख दो और इसके बाद आंसर कर दो। लेकिन अगर जरा सा भी क्वेश्चन घुमा दिया ना तो फंस जाओगे फिर तुम। तो इसलिए क्वेश्चन को समझो, रटना नहीं है आपको। स्कूल वाले या कॉलेज वाले या फिर कोचिंग वाले रटा देते हैं, इसको समझो। हम अपनी ही बात को खारिज करने जा रहे हैं। अगर ए 5 से विभाजित है और बी 5 से विभाजित है, और हमने माना क्या था, ए अपॉन बी, मतलब 5 इसमें भी छुपा हुआ है, 5 इसमें भी छुपा हुआ है, और हमने क्या लिखा था, उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। दोनों में 5 कॉमन आ गया तो गुणनखंड हो गया। इसका मतलब मेरी बात गलत हो गई, और मेरी बात गलत हुई तो ये गलत हुआ, इसके तर्ज पे ये सही हुआ। बात नहीं समझ में आ गई ना? पक्का। तो हम लोग अब फाइनली एक तरीके से बोलो कि जो भी लाइनें लिखने जा रहे हैं बस वही इसका आंसर है, समझना। देखो अतः 5 ए कॉमा बी को, यहाँ पे
क्या लिख देते, यहाँ पे कोई निशान लगा देते, कॉमा ही लगा देते, अतः 5 कोष्टक लगा देते। 5 ए कॉमा बी को पूर्णतः विभाजित करेगा, को विभाजित या जो भी लिख लो, विभाजित करता है। हमने अपनी बात सिद्ध करवाई है ना, यहाँ पे दोनों पे विभाजित करता है, तो हमें पता लगता है, तो हमें पता चलता है कि ए कॉमा बी दोनों में उभयनिष्ठ गुणनखंड, उभयनिष्ठ का मतलब समझते हो, कॉमन, उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 छुपा हुआ है, उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 छुपा हुआ है, तो हमारे द्वारा कही गई बात का खंडन करता है, जिससे यह सिद्ध होता है, जिससे मैंने अपनी बात को क्या कर दिया, खंडन कर दिया। इसमें मैंने क्या कहा था, उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, मैंने सिद्ध कर दिया कि इन दोनों में उभयनिष्ठ गुणनखंड कौन छुपा हुआ है, 5 छुपा हुआ है। तो अगर मैंने इन दोनों को साबित कर दिया कि 5 उभयनिष्ठ गुणनखंड छुपा हुआ है, मतलब ये उभयनिष्ठ गुण, मतलब इसके बाद इन दोनों में उभयनिष्ठ गुणनखंड है। जो मैंने कहा, मैंने ये वाली लाइन मेरी गलत हो गई, ये गलत हो गई, इस तर्ज पे ये गलत हो गई, क्योंकि जब इसमें कॉमन आ गया तो पी अपॉन क्यू के रूप में हम इसको व्यक्त नहीं कर पाएंगे, और जब व्यक्त नहीं कर पाएंगे तो जाहिर सी बात है कैसा एक नंबर निकल के आएगा, अपरिमेय नंबर निकल के आएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई ना। खंडन करता है, जिससे सिद्ध होता है कि √5 एक कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। बस इतना गारंटी शुदा, अगर आपने ऐसा कर दिया ना तो एग्जामिनर एक नंबर भी आपका नहीं काट देगा, क्योंकि आपने हर छोटी सी चीज से लेके बड़ी से बड़ी चीज इसमें आपने समझा दिया है। ये लग रहा होगा आपको 3 बोर्ड का, अगर इन्हीं चीज को मैं छोटा छोटा लिख दूं और आप अभी कॉपी में नोट करिएगा, आधा पेज का भी क्वेश्चन नहीं है ये। ठीक है, तो समझ में आया, कहो तो एक बार और समझा दूं अगर थोड़ा सा कहीं से डाउट लग रहा हो तो आप लोगों को। अभी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन करेंगे, दूसरा तीसरा, ये बहुत सारे क्वेश्चन है इसमें, है? अभी और समझेंगे। ठीक है, इसको नोट कर लो, फिर इसके बाद देखते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन सेकंड, हाँ देखते हैं, नोट कर लो। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे की, प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन नंबर दूसरा। इसमें भी वही सेम काम करना है, जो भी नंबर दिया हुआ है इससे बनने वाली एक संख्या, मतलब 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। ये उसने कहा है, किसने, एक अपरिमेय संख्या, सॉरी ये एक अपरिमेय संख्या है, हमने गलत लिखा था, ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। कैसी संख्या है, एक अपरिमेय संख्या। देखो एनसीईआरटी जो कह रही है उसका कोई बेस होगा, लेकिन उसने हमसे ये कहा कि इसको सिद्ध करो, इसका मतलब वो हमसे जानना चाहती है कि तुम कहां तक इसको सोच सकते हो। लेकिन अगर दोनों आमने सामने खड़े हो गए, एनसीईआरटी खड़े हो गए और तुम खड़े हो गए, तो तुम किसको वरीयता दोगे, जाहिर सी बात है एनसीईआरटी को, है ना। एनसीईआरटी किसी एक बंदे ने नहीं लिखी है, सब लोगों ने अपना अपना दिमाग लगाया, अच्छे अच्छे क्वेश्चन यहाँ से छाट के रखे हुए, तब जाके कहीं पे, तब जाके आपके एनसीईआरटी में क्या है, क्वेश्चन आए हुए। तो अब हमसे पूछा कि 3 + 2 अपॉन √5 कैसी है, एक अपरिमेय संख्या है। अब अगर दोनों, अब मैं तो जाहिर सी बात है कैसे सॉल्व करूंगा, जैसे मैंने पहले क्वेश्चन सॉल्व किया, इन दोनों को एक परिमेय संख्या मानेंगे, पी अपॉन क्यू के रूप में लिखेंगे, तमाम सारी चीजें होंगी, हम बार बार वही काम करेंगे। ठीक है, काम करने के बाद लेकिन अगर दोनों आमने सामने आके खड़े हो गए तो किसको वरीयता मिलेगी, तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। माना 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। अब मैंने अपनी तरफ से क्या माना, ये एक परिमेय संख्या है, तो 3 + 2 √5 जाहिर सी बात है पी अपॉन क्यू के रूप में लिखा होगा, या फिर ए अपॉन बी के रूप में लिखा होगा, जिस रूप में आप लिखना चाहो इसको उस रूप में आप लिख सकते हो। अब जाहिर सी बात है पी अपॉन क्यू, अगर पी अपॉन क्यू के रूप में हमने इसको लिखा तो इसमें कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा, तो क्या लिखोगे, पी कॉमा क्यू में कोई, अच्छा इसको सीधा आप ऐसे भी लिख सकते हो, सहअभाज्य संख्याएं। मैंने बहुत पहले जब कक्षा 9 में पढ़ा रहा था तो सहअभाज्य संख्याएं बताई थी, ऐसी संख्या जिनमें कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो, तो सीधा ये लिख सकते हो कि ए बी सहअभाज्य संख्याएं हैं,
या फिर इसमें आप पूरा लैंग्वेज लिख सकते हो, लेंदी हो जाता है, इसी ऐसे ही क्वेश्चन बड़े होते हैं। तो हम सीधा सीधा क्या लिखते हैं, पी कॉमा क्यू दोनों सहअभाज्य संख्याएं हैं, सह अभाज्य संख्या है। यहां तक बात समझ में आई? मतलब पी अपॉन क्यू में कोई भी कॉमन, ठीक है, पी अपॉन क्यू में कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं। यहां तक बात समझ में? अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करो। देखो हमें यहाँ पे ऑकवर्ड क्या फील हो रहा है, √5, ये तो ऑकवर्ड फील हो रहा है। तो ऐसा करते हैं, इसको एक तरफ रखते हैं, बाकी को सबको उधर भेज देते हैं। तो भेजो इनको। तो 2√5 बराबर पी अपॉन क्यू, ये प्लस में उधर का में जाएगा माइनस। यहां तक बात समझ में? दो को भी तो हटाना है, इधर गुणे में, ये कहा है पूरे में, कहा के जाएगा भाग में। तो √5 बराबर क्या हो जाएगा, पी अपॉन क्यू -3 अपॉन में 2 जाएगा कि नहीं जाएगा? लेकिन ये क्यू के भी गुणा होगा और यहाँ पे भी गुणा होगा। तो √5 बराबर पी अपॉन 2q -3 अपॉन 2 होगा कि नहीं होगा? यहां तक आप मुझे ये बात बताओ। सॉरी, यहाँ पे 5 होगा। अब मेरी बात गौर से समझना, अभी अभी हमने ये सिद्ध किया था कि √5 क्या है, एक अपरिमेय है। आपको इन दोनों को देख के क्या लग रहा है, ये किस प्रकार की संख्या? ये भी एक परिमेय संख्या है, ये भी एक क्या है, परिमेय संख्या है। इधर अपरिमेय, इधर परिमेय, इधर अपरिमेय, इधर परिमेय, बीच में चिन्ह काय का है? यानी या तो ये परिमेय संख्याएं होंगी दोनों, या तो अपरिमेय संख्याएं होंगी। हमारे अकॉर्डिंग ये क्या है, क्योंकि हमने पी अपॉन क्यू माना है, परिमेय संख्या। एनसीईआरटी क्या कहती है, मैं प्रूव भी किया हूं, क्या है ये, अपरिमेय। तो अब इन दोनों में किसको सिद्ध सही माना जाएगा, √5 को, जो एक अपरिमेय संख्या। तो आप क्या कहेंगे इसके अकॉर्डिंग? अगर इसको मैं देख के कहूं कि √5 क्या है, अपने अकॉर्डिंग जो मैंने माना परिमेय संख्या है, आप समझना। अब देखो लैंग्वेज क्या लिखी, बस इतना ही क्वेश्चन है ये, समझना। √5 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, संख्या है। क्योंकि मैं भाई हमारा दोनों पक्ष बराबर है, हमने पी अपॉन क्यू अपनी तरफ से माना, तो मैं अपनी बात तो पहले रखूंगा ना कि भैया मेरे अकॉर्डिंग √5 एक कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। किंतु ये तो आप किसी का नाम मेंशन मत कर देना कि एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, किंतु √5 एक अपरिमेय संख्या है, √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। मैंने अपनी बात कही कि भैया मेरे अकॉर्डिंग √5 परिमेय संख्या थी, लेकिन √5 एक अपरिमेय संख्या है, मतलब ये तो मैं पहले सिद्ध कर चुका हूं, वैसे भी आपको दिख रहा है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो अगर ये √5 एक अपरिमेय संख्या है, तो जाहिर सी बात है ये भी एक अपरिमेय संख्या होगी। तो ये अगर अपरिमेय संख्या है, तो इसको सॉल्व करके हम कहां से उठा के लेके आए, यहां से उठा के लाए, यहां से उठा के लाए, मतलब ये भी एक कैसी संख्या है। किस आधार पे हम ये कह रहे हैं, हम √5 के आधार पे कह रहे हैं। किस आधार पे कह रहे हैं, √5 के आधार पे कह रहे हैं। तो एक अपरिमेय संख्या है, तो 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, इतना है। ठीक है, तो समझ में आया, ये समझ में आया कि नहीं आया? ये इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, पहला वाला क्वेश्चन तो काफी बड़ा था, इसमें कुछ नहीं है ना। तो आज की क्लास को ये पेंड करें, बाकी बातें करते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर क्लास आपको अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं सेम टाइम पे, साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।